वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, इट्स टाइम फॉर डॉक टॉक। और एक बड़े इंपॉर्टेंट इशू जिस पर बात करना चाहेंगे वो है फुटवेयर। कभी कभार जब हम जूतों का इंतखाब कर रहे होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ लेटेस्ट फैशन को देख रहे होते हैं, अपनी जेब को देख रहे होते हैं। कोई ब्रांड हमें बहुत पसंद है, कोई जूता आजकल इन वोग है तो हम फौरी तौर पर उसको लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसकी वजह से, गलत जूते के इंतखाब की वजह से आपके पैर में दर्द, आपके घुटनों में दर्द और आपकी लोअर बैक में भी पेन हो सकता है। तो कौन सी चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखना चाहिए? ख़ास तौर पे जो मिडिल एज लोग हैं जिनकी उम्र 40 से ज़्यादा है, वो घर में अपने नॉर्मल कॉमनली पहनने वाले जूते और अदरवाइज़ भी जूतों का इंतखाब कैसे करें। आपने देखा होगा अक्सर ख़वातीन ये कहती हैं कि जी हमें सिर्फ फ्लैट जूता पसंद है जिसमें कोई हील ना हो तो हमारे लिए बेहतर है। फिर कभी कभार कुछ लोग हवाला देते हुए कि नहीं जी डॉक्टर ने कहा है कि अगर आपका लोअर बैक पेन है तो थोड़ी सी एड़ी वाला जूता ज़रूर होना चाहिए। तो ये जो तमाम खदशात हैं हमारे जहनों में, उसको ज़रा दूर करते हैं। ये आपके जो कॉमन मुश्किलें हैं, जो सवालात हैं, उनका जवाब ढूंढते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नुमान हुसैन। आप कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक मैनुअल फिजियोथेरेपिस्ट हैं। इसके अलावा यू आर ऑल्सो सर्टिफाइड एक्यूपंक्चर एंड ड्राई नीडलिंग प्रैक्टिशनर फ्रॉम कैनेडा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नुमान यहाँ मौजूद होने के लिए। सबसे पहले तो बताइए कि घर में इस्तेमाल वाला कॉमन जो हमारा जूता या चप्पल होती है वो बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए या थोड़ी एड़ी वाला होना चाहिए? घर में जो नॉर्मली जो शूज़ इस्तेमाल होते हैं, बॉटम लाइन जो फुटवेयर के लिए जो स्पेशली यूज़ किए जाते हैं उसके वो फ्लैट ज़्यादा बेहतर रहते हैं। सही। क्योंकि और इट ऑल डिपेंड्स कि आपके फुट की मोबिलिटी क्या है जी। तो अगर तो फुट की मोबिलिटी अच्छी है तो नॉर्मली लोगों को प्रॉब्लम नहीं आते, बट अगर उनके फुट में आर्चिस के प्रॉब्लम्स हैं या फुट मोबिलिटी उनकी कॉम्प्रोमाइज्ड है तो नॉर्मली दे हैव टू कंसल्ट पोडियाट्रिस्ट, चिरोपोडिस्ट को, जो कि यहाँ इतने अवेलेबल नहीं है। मोस्टली फिजियोथेरेपिस्ट उनकी हेल्प कर रहे होते हैं। सही। तो मोस्टली जो है वो फ्लैट जो शूज़ होते हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। उसमें ख्याल इस बात का रखना ज़रूरी है कि जो उनके इंसोल्स हैं या जो अंदर की सरफेस जिसको हम कहते हैं शूज़ की, वो स्पेशली कंफर्टेबल होनी चाहिए। सही, सही। ये लेकिन अगर हम जो फ्लैट शूज़ की बात कर रहे हैं, इस वक्त मैं देख रही हूँ मार्केट में बहुत महंगी महंगी चप्पलें और फैंसी जूतियाँ भी हैं। दूसरी तरफ खुस्सों की तरफ अगर हम देखते हैं तो इनसोल या जिसको कहते हैं ना जूते की अंदर की तरफ से आपके फुट को कितनी कुशनिंग मिल रही है, क्या आपको आर्च सपोर्ट मिल रही है या नहीं, या अगर आपकी जो पैरों की उंगलियाँ हैं उसकी तरफ सपोर्ट है या नहीं, वो ऐसा लगता है बिल्कुल एक फ्लैट कागज़ जैसा सरफेस है। ये फैशन में तो है लेकिन क्या ये हमारी ओवरऑल हेल्थ को इस पे नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है? देखिए, जो शू का अंदरूनी जो स्ट्रक्चर होता है वो, बिकॉज यू नो फीट आर द फाउंडेशन, उसी के ऊपर हमारे एंकल्स, नीज और हिप और फिर अल्टीमेटली लोअर बैक, समटाइम्स इट कैन गो अप इन द चेन, इवन नेक प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो हमें जब भी हम ये देख रहे होते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि फुटवेयर क्या है। बहुत से पेशेंट्स जो लोअर बैक पेन के साथ और नी पेन के साथ आते हैं तो हम डिटरमिन करते हैं कि इनका फुटवेयर चेंज करने से उनको सपोर्ट मिली। तो अगर फॉर एग्जांपल जूते की बात करें तो टो बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आपने खुस्से की बात की। अब खुस्सास जो नॉर्मली होते हैं उनके टो बॉक्सेस बड़े नैरो होते हैं, तो अगर वो वहाँ पे अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं फुट की 4 फुट की फ्रंट फुट की मोबिलिटी को, तो जब आप चलते हैं तो उसमें आप यू कैनॉट प्रोपेल योरसेल्फ, आप अपने आप को पुश नहीं कर सकते। उससे आपको प्लैंटर फैशियाटिस भी हो सकता है, वियर एंड टियर हो जाती है फुट के अंदर, और डेफिनेटली इट अफेक्ट्स योर मोबिलिटी ऑफ द मसल्स एंड इट ओवरलोड्स योर जॉइंट्स एज वेल। तो नी जॉइंट हो गया, हिप जॉइंट हो गया, और ये एक दिन में प्रोसेस नहीं होता। अगर आपका फुटवेयर सही नहीं है तो ये ऐसे ही है जैसे आपके किसी गाड़ी के टायर्स वो वियर एंड टियर हुए हुए हैं और आप उसको यूज़ कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो डाउन द रोड वो गाड़ी के दूसरे जो मैकेनिकल सिस्टम्स हैं उनको भी हर्ट करेगा। अगर आप इंटरनेशनली जाते हैं, अगर आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी हों तो आपको नज़र आएगा कि प्लांटर फ्लैशाइटिस के लिए इंसोल्स मिलते हैं। लेकिन मैं चाहूँगी कि आप नॉर्मली हमारे लोगों को आसान अल्फाज में बताएं, ख़ास तौर पे क्योंकि इसको मज़ीद एग्रेवेट करता है आजकल लोगों के हील्स में स्पर्स भी होने लगे। सो हाउ डू द टू गो टुगेदर? देखिए, प्लांटर फैशियाटिस और हील स्पर जिसका आपने जिक्र, हील स्पर जो की टर्म जो हम यूज़ करते हैं, ये उमूमन मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर दूं कि जो एड़ी की हड्डी होती है नीचे, इसको हम हील बोन कहते हैं कैल्केनियस, उसमें एक छोटा सा एक आउट ग्रोथ निकल आता है। अब डेफिनेटली जब वो आउट ग्रोथ पे आप बार बार उसको सारा दिन चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो जब रात को सोते हैं और मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो वो सारी जगह इन्फ्लेम्ड होती है। सुबह उठ के जब अगर आप ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि बहुत शदीद पेन है, जब आप फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आप फुट ज़मीन पर रखते हैं तो इट्स रियली पेनफुल। 15-20 मिनट के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो जाता है। तो ये दोनों टर्म्स जो हैं बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं। अब जाहिर बात है इसके शू मॉडिफिकेशंस की भी ज़रूरत पड़ती है। बेस्ट जो चीज़ है वो फुटवेयर
चेंज करना और शू मॉडिफिकेशन। समटाइम्स जहाँ पे हील स्पर होता है वहाँ पे भी कुछ शू मॉडिफिकेशंस कर दी जाए ताकि जहाँ पे स्पर मौजूद है वहाँ पे उसको ऑफ लोड हम कर सकें और उसको रेस्ट दे सकें। डॉक्टर साहब, क्योंकि ये स्पर एक छोटा सा कैल्सिफाई हुआ कॉनिकल है, मुझे ये बताइए कि कुछ लोगों में शायद ये मिथ, ये गलत ख्याल भी मौजूद है कि कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने से, ज़्यादा कैल्शियम खाने से कहीं ये स्पर तो नहीं बन गया। इसको प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। नहीं, बेसिकली इसको अगर आप हील स्पर की बात करें तो इसका ताल्लुक फुट मोबिलिटी से है और आपकी जनरल मोबिलिटी से है। ऐसे एविडेंस जो कहता है कि जिन पेशेंट्स का स्पेशली काफ मसल्स टाइट होते हैं, उनमें ट्रिगर पॉइंट से या उनकी लेंथ कम हो गई है, तो ओवर टाइम फिर वो आपकी हील की मोबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और जब व्हेन यू आर वॉकिंग और वो सही से फंक्शन नहीं कर रहा आपका हाइंड फुट जिसको कहते हैं, तो उससे ओवरलोड होकर वो उसको टक करता है उस जगह पे और बोन में जो आउटर लेयर होती है उसको आउटग्रोथ बन जाता है। ये इसके बेसिक फुटवेयर फॉल्ट्स और मोबिलिटी फॉल्ट्स की वजह से ज़्यादा ये होता है। अच्छा, फुटवेयर फॉल्ट्स और मोबिलिटी फॉल्ट्स, एक और चीज़ जो आपके लिए मुश्किल का बायस बनती है कि हमें लगता है अगर हम जिम जा रहे हैं, वर्जिश कर रहे हैं तो हमारा हर मसल स्ट्रॉन्ग हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब ख़ास तौर पे जहाँ पे अभी प्लांटर फैशाइटिस का जिक्र किया गया, उसमें होता यही है कि आपके कुछ मसल्स कमज़ोर हैं, आपके काफ मसल्स कमज़ोर हो सकते हैं, आपकी इनर थाई कमज़ोर हो सकती है, आपकी एड़ियाँ कमज़ोर हो सकती हैं और गलत जूता पहनने की वजह से आप उसको कॉम्पनसेट करते हैं जो मसल ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है उस पर मजीद बोझ डालकर, और जो कमज़ोर मसल होता है वो मजीद कमज़ोर होता चला जाता है। सो ऑफ कोर्स यू नीड रीहैब। हमारे यहाँ अक्सर डॉक्टर साहब लोग पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं तकलीफ को ख़त्म करने के लिए। रीहैब, जिसमें यू आर ऑल्सो अ स्पेशलिस्ट, फिजियोथेरेपी, कोई घर में ऐसी एक्सरसाइज जिससे हम बेहतर बना सकें, और फिजियो का इसमें क्या रोल हो सकता है? फिजियोथेरेपी के इसमें बहुत रोल है। प्लांटर फैशाइटिस के पेशेंट्स बहुत एगनी में होते हैं, उनकी लाइफ बड़ी इफेक्ट हो जाती है, तो आइसिंग कैन हेल्प अ लॉट। रात को सोने से पहले आइस करना 10 से 15 मिनट के लिए, आइस पैक को यूज़ करने का तरीका ही पता हो कि उसको टॉवल में रैप करके आप उस जगह जहाँ दर्द होता है वहाँ लगाएं और फिर सो जाएं आप। तो सुबह जब आप उठेंगे तो यू विल डेफिनेटली सी एन इम्प्रूवमेंट इन योर सिम्टम्स। इसके अलावा काफ की स्ट्रेचिंग है और कोर की स्ट्रेंथनिंग है। लोग इसको सिर्फ फुट तक कन्फाइंड करते हैं, जैसे आपने जिक्र किया, थाई मसल्स हैं, हैमस्ट्रिंग की जो रान के पीछे वाले मसल्स होते हैं उनको स्ट्रेच करना, टांग के मसल्स की स्ट्रेचिंग और ऑफ कोर्स स्ट्रेंथनिंग भी, तो पूरा रिहैब प्रोग्राम होता है। इसके अलावा प्लांटर जो फैशिया जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो नीचे पैर के नीचे जो एक लेयर होती है, कह लीजिए समझने के लिए, वो सोजिश है, उसमें सूज गई है, तो बिग टो की स्ट्रेचिंग, जो बड़ा आपका जो पाँव का अंगूठा है उसकी स्ट्रेचिंग जो है वो जाहिर है ये इट हेल्प्स। हम जो रिहैब में इसको करते हैं, हम लेज़र थेरेपी करते हैं, अल्ट्रासोनिक थेरेपी होती है, अल्ट्रासाउंड थेरेपी जिसको कहते हैं। इसके अलावा मैनुअल थेरेपी है, मैनुअल थेरेपी वगैरह, ये इट हेल्प्स अ लॉट। नुमान साहब, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी। इस वक्त मार्केट में इन्फ्लक्स मौजूद है सस्ते और जैसे फॉर एग्जांपल चाइना से बने हुए जूतों का, जो हम अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं। यंग एज से ही अगर उनको गलत जूता दिया जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज मोबिलिटी इश्यूज, दीज फुटवेयर इश्यूज ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या इंतखाब करते हुए पेरेंट्स को नज़र में रखना चाहिए? जूता कंफर्टेबल हो, नंबर 1, ठीक है, बहुत नैरो। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि थोड़ा सा अगर ओवर साइज जूता ले लेंगे तो वो ज़्यादा अरसे तक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इट्स नॉट, ये कोई बहुत अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि जब वो लूज़ होता है और स्नगली फिट नहीं हो रहा आपका फुट उसके अंदर, तो फिर वो आप कंपनसेट कर रहे होते हैं और वो इट कैन लीड टू प्रॉब्लम्स इन द फुट। सो मैं यही रेकमेंड करूँगा जब भी आप शूज़ लें तो ये इसका साइज़ और जो उसका स्ट्रक्चर है वो हो, उसमें थोड़ा सा मैं ये रेकमेंड करूँगा कि फुटवेयर पे आप इन्वेस्ट करें। आप अपने कपड़ों पे इन्वेस्ट करें या ना करें, फुटवेयर आप सारा दिन जूता पहनते हैं, इट हैज़ टू बी हैंड मी डाउन्स नहीं होने चाहिए। अक्सर देखा गया है कि बड़े बहन भाइयों के जूते पास कर दिए जाते हैं, जूते को इस्तेमाल के बाद, वेयर एंड टेयर के बाद, हर एक जिस तरह उस पर प्रेशर डालता है, जिस तरह जो उसके चलने का अंदाज है, जूता उसके साख्त पे चला जाता है। सो प्लीज़ डू नॉट यूज़ दैट। सेकेंडली, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जूता बड़े या छोटे साइज़ का हो, दोनों नुकसानदेह हो सकता है, तो बच्चे के साइज़ का जूता होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जी जूता भी एक्सपायर होता है। अगर आप अपनी जो ट्रेनर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, आप समझते हैं कि जूता ख़राब नहीं होता, साल 1.5 साल के बाद जो उसकी कुशनिंग है, जो उसके इंसोल्स हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि साल सवा साल के बाद जो अपने ज़्यादा रेगुलर यूज़ के जूते हैं, ख़ासतौर पर स्पोर्ट्स जूते हैं, उनको आप ज़रूर बदल लें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नुमान हमारे साथ मौजूद होने के लिए। इसी के साथ ही हम बढ़ते एक छोटे से ब्रेक की तरफ। विल बी राइट बैक।